हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट क्लासेस। स्वागत है आपका आपके चैनल पे, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री अपना कवर कर रहे हैं तमिलनाडु बोर्ड 12th क्लास की बुक से। और आज इसमें हमारा लेसन 8 है। देखिए, गवर्नर जनरल तक तो हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब गवर्नर जनरल के बाद जो है लॉर्ड डलहौजी के बाद जो है इंडिया में 1857 का म्यूटनी होगी या क्रांति होगी। उसके बाद क्या होता है कि फिर नए सिरे से शुरुआत होती है वॉइस रॉय, और फिर इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंटेशन वगैरह देना भी शुरू कर देते हैं ब्रिटिशर्स लोग। तो 1600 से 1857 तक के बीच में जो एजुकेशनल और सोशल रिफॉर्म्स वगैरह होते हैं उनको एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड चैप्टर है, लेसन है इस किताब में। तो इसको हम जो है इसी में कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सोशल एंड एजुकेशनल एंड सोशल रिफॉर्म्स, यानी कि शैक्षिक और सामाजिक सुधार। इसमें हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? द लैंग्वेज एंड एजुकेशन पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर्स की जो है भाषा और शिक्षा को लेके जो नीतियां थी उसको जो है इसमें अच्छे से एनालाइज करेंगे। डिबेट्स ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, इसका भी वाद विवाद भी जो है हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजी शिक्षा का जो भारत में जो है इंट्रोडक्शन किया गया या इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया, सामाजिक सुधार वगैरह जो किए गए हैं भारत में। लेजिस्लेशन ऑन वेमेन्स को लेके जो है क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं कानूनी तौर पर या सामाजिक तौर पे लेजिस्लेशन के माध्यम से, वो भी हम देखेंगे। स्ट्रगल अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड द लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू एबोलिशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो स्ट्रगल देखेंगे जाति प्रथा को लेके, लेजिस्लेशन रिलेटिंग टू अबॉलिश ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, और जाति भेदभाव को किस तरीके से दूर करने का प्रयास किया गया लेजिस्लेशन के माध्यम से, इसको भी इसमें कवर करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स हमने समझ लिए हैं। अब हम लोग अपने चैप्टर पर फोकस करते हैं। तो आगे देखते हैं। लैंग्वेज एंड एजुकेशन पॉलिसीज। इनिशियली द ईस्ट इंडिया कंपनी डिड नॉट इविंस एनी पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन मैटर ऑफ एजुकेशन। प्रारंभ में जब ये लोग भारत में आए और अपना जब क्षेत्र विस्तार करने लगे तो इनका फोकस जो है एजुकेशन पे कतई नहीं था। सीधे से इनका फोकस था अपना क्षेत्र विस्तार करना और अपने ट्रेड को प्रॉस्परस करना और ईस्ट इंडिया कंपनी को स्टेबिलिटी दिलाना। खास करके 150 सालों में इन्होंने यही किया। ऑल्दो द ब्रिटिश हैड कैप्चर्ड बंगाल इन 1757, और 1757 में जब ब्रिटिशर्स ने प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल पे कब्जा कर लिया, येट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन रिमेन्ड ओनली इन इंडियन हैंड्स। तब तक जो है जो शिक्षा का जो मामला था भारतीय परिप्रेक्ष्य में सिर्फ भारतीयों के हाथ में था। द स्टडी ऑफ एंशिएंट टेक्स्ट रिटन इन अरबिक, पर्शियन एंड संस्कृत स्टिल कंटिन्यूड। और जो टेक्स्ट वगैरह थे अरबिक, पर्शियन और संस्कृत के अभी भी जो हैं वो उपस्थित थे। इन 1781 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स एस्टैब्लिश्ड ए मदरसा इन कैलकाटा टू इनकरेज द स्टडी ऑफ मुस्लिम लॉज अलॉन्ग विद अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज। वॉरेन हेस्टिंग ने एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, मुस्लिम लॉज को समझने के लिए भी पहली बार जो है कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की, और जिसके अंदर जो है अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जा रहा था या उसको पढ़ाने के बारे में बात की गई। फिर एक दशक के बाद 1791 में ड्यू टू सिंसियर एफर्ट्स ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट जॉनथन डंकन ने जो है एक प्रयास किया, और उसके तहत जो है संस्कृत कॉलेज उन्होंने हिंदुओं के जो लॉज वगैरह थे उनको समझने के लिए और जो दर्शन वगैरह है बनारस की उसको समझने के लिए उसने जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना की बनारस में। देखिए, यहाँ पे मैं आपको बेसिकली एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने मदरसा की स्थापना की या संस्कृत कॉलेज की जो इन्होंने स्थापना की, इनका अभी भी उद्देश्य जो है अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना था। इन्हें यहाँ के जो लोकल लॉज वगैरह थे उनको समझना था। इससे इनको क्या मदद मिलेगी कि इनके जो लोकल लेवल के जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं, अगर जैसे कि एक कोई हिंदू धर्म को मानने वाली या उनकी कोई प्रथा है, या मुस्लिम कोई एक प्रथा को फॉलो कर रहे हैं या एक लॉ को फॉलो कर रहे हैं, अगर ये उसे समझे बगैर उसके बीच में इंटरफेयर करेंगे तो ये एक ज़बरदस्ती के कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएंगे, संघर्ष की स्थिति हो जाएगी, और ये जिस काम को करने के लिए आए हैं उससे ये कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं इनका मुद्दा जो है भटक जाएगा। इसी चीज़ के लिए इन्होंने जो है ये जो मदरसा है या जो संस्कृत कॉलेज वगैरह हैं इनको इस्टेब्लिश करने का पीछे मेन ऑब्जेक्टिव जो था इनका यही था, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करना था। Therefore, it must be contended that during the first 3 decades of the 19th century, 19वीं शताब्दी के शुरुआती जो 3 दशक थे, the development of education took place only through the traditional institutions। और जो शिक्षा का जो प्रचार प्रसार हुआ वो पूरी तरीके से पारंपरिक जो संस्था थी उनके माध्यम से ही हुआ। और it is apparent from the government and church records that the state of Oriental learning at the time of establishment of companies rule in Bengal। और Oriental learning ज़्यादातर जो शिक्षा थी उसका मामला उद्देशित रहा है बंगाल में। There were about 80,000 traditional institutions of learning in Bengal and all। और सिर्फ खाली 80,000 से ज़्यादा जो है पारंपरिक जो संस्थाएं थी, शिक्षा का जो गढ़ था वो कहाँ पे थे, शिक्षा के जो संस्थान थे वो कहाँ पे थे, सिर्फ बंगाल में थे, 80,000 से ज़्यादा। which means that there was at least one institution for every 400 people in that province। इससे एक बात का अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि सिर्फ 400 लोगों पर बंगाल में एक इंस्टीट्यूशन थी, एक संस्था थी। डिफरेंट एजुकेशनल सर्वेज ऑफ मद्रास, बॉम्बे एंड पंजाब ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेट सिमिलर फैक्ट। और इसी तरीके के जो हैं भारतीय शिक्षा के जो ट्रेडिशनल जो पारंपरिक संस्थान वगैरह की जो संख्या रही है, जो तीनों प्रेसिडेंसीज रही हैं, बॉम्बे, मद्रास, बॉम्बे और पंजाब, इनमें हर जगह इसी तरीके का मामला था। तो यहाँ पे कोई ये कहे कि अंग्रेजों ने ही आके यहाँ पे शिक्षा के जो वर्तमान संस्थाएं वगैरह हैं उनका प्रचार प्रसार किया, तो ये गलत है। देयर वॉज एटलीस्ट वन स्कूल इन एवरी विलेज ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। उस टाइम पर 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही भारत के प्रत्येक गांव में लगभग एक स्कूल था या संस्थान थी, लेकिन वो बहुत ही ट्रेडिशनल थी, ये याद रखिएगा। द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगेन टू अडॉप्ट ए डुअल पॉलिसी इन स्फीयर ऑफ एजुकेशन। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किए कि द्वि नीति की एक पॉलिसी थी जिसको उन्होंने अडॉप्ट की। इट डिस्करेज द प्रिवेलेंट सिस्टम ऑफ ओरिएंटल एजुकेशन एंड गेव इंपॉर्टेंस टू वेस्टर्न एजुकेशन। तो इसने क्या किया कि जो ओरिएंटल एजुकेशन था उसको प्रिवेलेंट कर दिया और उन्होंने जो है ज़्यादा महत्व दिया पश्चिमी शिक्षा का और इंग्लिश भाषा का, अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार में उन्होंने ज़्यादा जो है क्या किया, उसको प्रमोट भी किया और उसको जो है फंडिंग वगैरह भी पहुंचाई। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के चार्टर में अडॉप्टेड अ प्रोविजन टू स्पेंड 1 लाख रुपीज़ पर एनम फॉर द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। और 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसमें उन्होंने एक प्रोविजन किया कि प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपया जो है सिर्फ पूरे भारत में सिर्फ शिक्षा में ही खाली उसे खर्च किया जाएगा। Although there was a prolonged debate pertaining to education during the course of general discussion on the Act of 1813 in the British Parliament। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस चीज़ को लेकर काफ़ी वाद विवाद भी हुआ। yet the matter continued to generate debate for the next 20 years। और 20 साल तक जो है इस पे जो है मामला उठता रहा। Consequently not even a single penny out of the allocated funds could be spent on education। 1 लाख रुपए का ये जो लॉलीपॉप दिया गया था उसका जो है एक पेनी यानी कि एक आना भी जो है अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में जो है एलोकेट नहीं किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके की डिलेमा भी देखने को मिल रही है। द कंटेम्पररी ब्रिटिश स्कॉलर्स वेयर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। और वहाँ के जो स्कॉलर्स वगैरह थे, विद्वान वगैरह थे, अब वो 2 भागों में खित्ते में बंट गए थे। ऑन द इशू ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो भारत में शिक्षा का किस तरीके से विकास किया जाए इस चीज़ को लेके जो है 2 अलग अलग भागों में जो है ब्रिटिशर्स जो विद्वान थे वो बढ़ गए थे। वन ग्रुप कॉल्ड द ओरिएंटलिस्ट, उनमें से एक जो ग्रुप था उसे ओरिएंटलिस्ट कहा जाता था। एडवोकेटेड द प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल सब्जेक्ट्स थ्रू इंडियन लैंग्वेज। भारतीय भाषाओं के माध्यम से जो ओरिएंटल जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाए। द अदर ग्रुप्स कॉल्ड द एंजेलिसिस्ट, ठीक है, दूसरा जो ग्रुप था वो एंजेलिसिस्ट कहलाता था। आर्ग्यूड द कॉज ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लिटरेचर इन द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और उनका मानना ये था कि जो पश्चिम शिक्षा, पश्चिम विज्ञान और पश्चिम साहित्य है उसको जो है इंग्लिश भाषा के माध्यम से प्रचार प्रसार करवाया जाए। इन 1829 में
After assuming the office of Governor General of India, Lord William Bentinck emphasized on the medium of English language in Indian education. तो भारतीय शिक्षा में भारतीय शिक्षा के लिए जो है इंग्लिश लैंग्वेज को जो है प्रेफरेंस किसने दी? लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आखिरी थे और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पहले थे। इन द बिगनिंग ऑफ 1835 1835 में द 10 मेंबर्स ऑफ जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस, एक कमेटी बनाई गई या समिति बनाई गई 10 सदस्यों की, वेयर क्लियरली डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स, जिन्हें 5-5 के 2 अलग ग्रुप में बांटा गया। 10 सदस्यों को 5 मेंबर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन ऑफ द कमेटी लॉर्ड मैकॉले, और उस जो कमेटी थी उसके जो चेयरमैन थे लॉर्ड मैकॉले, वेयर इन फेवर ऑफ अडॉप्टिंग इंग्लिश, और लॉर्ड मैकॉले ने भी सुझाव दिया कि इंग्लिश के माध्यम से ही जो है वेस्टर्न जो एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जाना चाहिए यहाँ पर। और बाकी जो 5 लोगों का ग्रुप था वो किस पे जो है, वो लोग जो है ओरिएंटल लैंग्वेजेस के माध्यम से शिक्षा के प्रचार प्रसार को लेके समर्थन में उतरे हुए थे। 10 लोगों की कमेटी के 5 लोग जो थे जो अलग ग्रुप में थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? ओरिएंटलिस्ट ग्रुप भी कहा जाता था। और एंग्लिसिस्ट ग्रुप का समर्थन इंग्लिश भाषा के माध्यम से भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार को था। The estimate continued till 2 February 1835 when the chairman of the committee, Lord Macaulay, announced his famous minute advocating the Anglicist point of view। फिर लॉर्ड मैकाले ने जो है जो एंग्लिसिस्ट ग्रुप की जो रिकमेंडेशंस वगैरह थी उनको उसने जो है एम्फेसाइज किया, और डिस्पाइट फियर्स ऑपोजिशन फ्रॉम ऑल क्वार्टर्स बेंटिंक गॉट द रेजोल्यूशन पास्ड ऑन 7 मार्च 1835। और 1835 में के माध्यम से जो है उन्होंने इस रेजुलेशंस को पास किया, विच डिक्लेयर दैट द henceforth गवर्नमेंट फंड्स वुड बी यूटिलाइज फॉर द प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर। और जो भारत में जो शिक्षा का प्रचार प्रसार जो किया जाएगा, वेस्टर्न पश्चिमी साहित्य का जो प्रचार प्रसार किया जाएगा वो इंग्लिश भाषा में किया जाएगा, साइंस थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज ही पढ़ाई का माध्यम बनेगा। अब फिर जो है लॉर्ड डलहौजी का टाइम पीरियड आता है, जिसमें क्या होता है? सर चार्ल्स वुड के टाइम में जो है वुड डिस्पैच की जो है गठन होता है। सेंट ए कम्प्रहेंसिव डिस्पैच एज अ ग्रैंड प्लान ऑन एजुकेशन, और शिक्षा को लेके क्या अप्रोच होगा, किस तरीके के प्लान बनाए जाएंगे। यानी ये जो सर चार्ल्स वुड थे इन्हीं के टाइम में जो है जो एजुकेशन का है कैटेगराइजेशन किया गया था। प्राइमरी एजुकेशन क्या होगा, हाई स्कूल या इंटरमीडिएट का एजुकेशन क्या होगा, और कॉलेज लेवल पर एजुकेशन किस तरीके का होगा। इसी को जो है डिस्पैच को, कॉम्प्रहेंसिव डिस्पैच को भेजा गया था। दिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस इन 5 प्रोविंस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द पैटर्न ऑफ ग्रांट्स इन एड टू इनकरेज प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वेयर रिकमेंडेड। और इसी में क्या किया गया कि 5 प्रांतों में जो है इंट्रोड्यूस करने की बात की गई थी, और इसमें जो है प्राइवेट पार्टिसिपेशन की बात की गई थी, यानी कि जो प्राइवेट लोग हैं वो एजुकेशन में पार्टिसिपेशन करें ताकि एजुकेशन में प्रचार प्रसार किया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके। Beside the dispatch also laid emphasis on the establishment of school for technical education, teacher and women education। और इसी डिस्पैच के तहत जो है बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया था कि स्किलफुल जो एजुकेशन होता है, यानी कि लोगों को जो है स्किल जो है प्रोवाइड करा सके, तकनीकी क्षमता वगैरह जो है लोगों के अंदर जो है डेवलप किया जा सके, उसको भी प्रमोट किया जाना चाहिए इस एजुकेशन के तहत। टीचर और वुमेन एजुकेशन को भी बढ़ावा देना चाहिए। ओवर एंड अबव ऑल दीज द डिस्पैच रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 1 यूनिवर्सिटी ईच इन कैलकाटा। और इसी डिस्पैच ने जो है रिकमेंडेशंस दी थी कि कुछ जो प्रमुख प्रेसिडेंसीज हैं जैसे कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास है, यहाँ पर क्या होनी चाहिए कि लंदन यूनिवर्सिटी के मॉडल पे यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह डेवलप की जानी चाहिए। कॉन्सिक्वेंटली विद इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों के बाद द इंडियन एजुकेशन बिकेम रैपिडली वेस्टर्नाइज्ड। और फिर उसके बाद क्या है कि भारतीय शिक्षा को जो है तेजी से जो है उसका पश्चिमीकरण किया जाना शुरू हो गया। पश्चिमीकरण से मतलब समझ रहे हैं आप, एक जो भारत की जो एक ट्रेडिशनल एजुकेशन जो सिस्टम थी या जो एजुकेशन प्लानिंग थी उसको धीमे धीमे क्या कर दिया गया, खत्म करके अब भारत की शिक्षा का जो है पश्चिमीकरण किया जा रहा था। अब साइंस को तरजीह दिया जा रहा था, ना कि फिलॉसफी वगैरह को। और उसमें भी जो वेस्टर्न फिलोसफर्स, थिंकर्स, साइंटिस्ट वगैरह थे उनकी स्टडीज को यहाँ पे पॉपुलर किया जा रहा था। इसी को वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन पॉलिसी बोलते हैं। अब सोशल, पॉलिटिक्स एंड लेजिस्लेशन को हम लोग देखते हैं।
इन द बिगनिंग द ब्रिटिश इंटरेस्ट वॉज लिमिटेड टू ट्रेड एंड अर्निंग प्रॉफिट्स फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि लगभग 150 साल तक 1757 तक प्लासी युद्ध तक जो है सिर्फ खाली अंग्रेजों ने फोकस किस चीज़ पे किया, व्यापार पे किया, और ज़्यादा से ज़्यादा फायदे को जो है बढ़ाने के मामले में ही अपना फोकस रखा। देयरफॉर दे डिड नॉट इविंस एनी इंटरेस्ट इन टेकिंग द इशू ऑफ सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स। उन्होंने जो है सामाजिक और धार्मिक जो सुधार करने थे उसने फोकस नहीं किया। दे वेयर अप्रहेंसिव ऑफ इंटरफेयरिंग विद द सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडियंस। और उन्होंने क्या किया कि भारतीय सामाजिक और जो धार्मिक रीति रिवाज और संस्थाएं वगैरह थी उसमें उन्होंने जो है सिर्फ खाली इस चीज़ की वजह से जो है इंटरफेयर नहीं किया कि क्या होगा कि हमारा सिर्फ व्यापार में नुकसान होगा, और अभी हम इतने ज़्यादा मजबूत भी नहीं हैं कि अगर जैसे लोगों को रोष वगैरह आएगा, एग्रेशन वगैरह आएगा तो उसको हम झेल नहीं पाएंगे। दे अडॉप्टेड टू द पॉलिसी ऑफ एक्सट्रीम प्रिकॉशन एंड इंडिफरेंस टुवर्ड सोशल इश्यूज इन इंडिया। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भारतीय जो मुद्दे वगैरह थे उनसे अपने आप को दूर रखा, इसी से वो लोग बच के रहना चाहते थे। यही रीज़न बना indulge in criticizing the customs and traditions of India was to generate a feeling of inferiority complex among the Indians। और इसी के चलते क्या होता था कि जो इंडियंस थे उनमें इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वगैरह आ गया, यानी कि कमतरी की जो भावना जिसे बोलते हैं, अपने आप में जो है कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उनका लैक करने लगा था। हाउएवर इन द मिड 19th सेंचुरी द सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, और 19वीं शताब्दी के आर्ध में या आधा जब हुआ 1815 के टाइम में भारत में जो है सामाजिक और धार्मिक सुधारों की शुरुआत हो गई थी। अट्रैक्टेड द अटेंशन ऑफ कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन टुवर्ड द कंट्रीज सोशल इविल, और जो देश की जो सामाजिक बुराइयां थी उनके प्रति जो है अब कंपनी जो है इंटरेस्ट लेने लगी थी। द प्रोपेगेंडा कैरिड आउट बाय द क्रिश्चियन मिशनरीज आल्सो सेटर्ड द माइंड ऑफ एजुकेटेड इंडिया। और जो क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह थे वो कहीं ना कहीं क्या इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठा के यहाँ के आम लोगों का धर्मांतरण करने में जो है वो लोग जो है इन्वॉल्व हो गए, और जो है जो भारतीय जो इनरिच पहले से ही कल्चर थे जैसे कि मुस्लिम कल्चर और हिंदू कल्चर थे, इसके खिलाफ जो है एक तरीके का प्रोपोगेशन शुरू कर दिया उन्होंने, और ये बताने लगे कि ये कहीं ना कहीं फेल्योर है। अगर आप क्रिश्चियंस बन जाते हैं तो आप बेहतर रहेंगे, आप बेहतर कर पाएंगे। Some of British administrators like Lord William Bentinck had immense personal interest in matter, और कई ऐसे भी लॉर्ड्स वगैरह रहे जिन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट लिया इन मुद्दों में। They were privileged to areas in which laws were enacted, laws pertaining to women emancipation and caste system। ज़्यादातर उन्होंने कोशिश यही की कि जाति प्रथा और वुमेन इमेंसिपेशन जो है औरतों का जो है उद्धार करने के लिए या औरतों को जो है राइट्स वगैरह दिलाने में उनको जो है ज़्यादा बेहतर हो सके, इसमें उन्होंने ज़्यादा कोशिश की। तो सोशल लॉ जो बने, जो सामाजिक कानून बनाए गए कंसर्निंग वुमेन्स, खास करके वुमेन्स के लिए। द कंडीशंस ऑफ वुमेन, जो औरतों की दशा थी, बाय द टाइम द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर रूल वाज नॉट इनकरेजिंग। तो जो ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर रूल वाज नॉट इनकरेजिंग, शुरुआत में क्या हो रहा था कि वो इनकरेज नहीं कर रहे थे। सेवरल लीगल प्रैक्टिसेस सच एज प्रैक्टिस ऑफ सती, द पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, फीमेल इंफेंटिसाइड, ब्राइड प्राइज एंड पॉलीग्रामी हैड मेड देयर लाइफ क्वाइट मिजरेबल। और औरतों की जो है जो दशा थी बहुत ज़्यादा खराब थी। कुछ प्रथाएं वगैरह थी जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, चाइल्ड मैरिजेस जो बाल विवाह वगैरह कर दिया जाता है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, जैसे कि राजपूताना ये लोग थे गुजरात साइड में और एमपी का कुछ हिस्से में। ये लोग क्या करते थे कि जैसे बच्चियां अगर पैदा होती थी तो उनको मार देते थे। ब्राइड प्राइस और ये जो डावरी वगैरह की बड़ी बुरी प्रवृत्ति उस टाइम चरम पे थी। पॉलीगैमी वगैरह है, बहुपत्नी जो है विवाह प्रथा जो थी, इससे क्या हो रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो दशा लोगों की खराब हो रही थी। द प्लेस ऑफ वुमेन हैड कम टू बी कन्फर्म टू द फोर वॉल्स ऑफ हर होम। औरतों के लिए जो है जो सबसे सुरक्षित जगह या जो जगह मानी गई वो सिर्फ घर की चार दीवारी थी। द डोर्स ऑफ एजुकेशन हैड बीन शट फॉर देम, उनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑल्सो हर स्टेटस वॉज मिजरेबल, और आर्थिक जो स्थिति थी वो भी उनकी दशनीय थी। देयर वॉज नो सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी बिटवीन अ मैन एंड वुमेन, और आर्थिक और सामाजिक जो समानता थी वो एकदम जीरो थी। ए हिंदू वुमेन वाज नॉट इंटाइटल्ड टू इनहेरिट एनी प्रॉपर्टी, और जो हिंदू महिलाएं होती थी उनको संपत्ति का कोई अधिकार नहीं होता। दस बाई एंड लास्ट शी वाज कंप्लीट डिपेंडेंट ऑन मैन। और फाइनली जो एक कंक्लूजन निकल के आता है, हिंदू महिलाएं जो है पूरी तरीके से अपनी पति, अपने बच्चे या
मर्द कह सकते हैं, उस पर वो डिपेंड थी। ड्यूरिंग द 19th and 20th centuries some laws were enacted with the sincere effort of social reformers, humanists and some British administrators improve the conditions of women in Indian society। और भारतीय समाज में जो है महिलाओं के सुधार के लिए कई जो है जो सोशल रिफॉर्मर्स वगैरह रहे हैं, सामाजिक सुधारक रहे हैं, जैसे ज्योतिबा फुले हैं, राजा राम मोहन राय हैं, दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी विवेकानंद वगैरह हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं, शारदा हैं। इन्होंने जो है काफ़ी काम किया और कई जो हैं ह्यूमनिस्ट वगैरह अप्रोच वाले भी एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, खास करके वो ब्रिटिशर्स ही थे, लेकिन उन्होंने भी जो है वुमेन्स की जो स्टेटस था उसको अपलिफ्ट करने में काफ़ी मदद की। द फर्स्ट एफर्ट इन दिस डायरेक्शन वाज द एनेक्टमेंट ऑफ लॉ अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। और लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो है जो सती प्रथा को लेके उन्होंने जो पहला कानून बनाया था, ये पत्थर का मील साबित हुआ इसको काफ़ी कर्टेल करने में। फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है, जो बच्चियों की हत्या कर देते थे पैदाइश के वक्त, तो उसको लेके क्या मामला था उस टाइम। फीमेल इन्फेंटिसाइड वाज अनदर इनह्यूमन प्रैक्टिस अफ्लिक्टिंग द 19th century इंडियन सोसाइटी। तो 19वीं शताब्दी की जो है जो भारतीय समाज था उस पर सबसे बड़ा कलंक यह था कि बच्चियों की जो है बचपन में ही या बाई बर्थ के टाइम में जब उनकी हत्या कर दी जाती थी। इट वॉज पर्टिकुलरली इन वोग इन राजपूताना। ये खास करके कहाँ पर फेमस था, या ये जो कलंक था राजपूताना में था, पंजाब, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, इन जगह पे था। कर्नल टॉड जॉनसन, डंकन मैल्कम एंड अदर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर हैव डिस्कस्ड अबाउट द इविल कस्टम इन डिटेल्स। इन चीज़ों के बारे में ये जो एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर, इन्होंने जो है काफ़ी चर्चा की है इस पर, डिटेल में डिस्कशंस वगैरह की हैं। कर्नल टॉड जॉनसन, डंकन मैल्कम। Factors such as family pride, the fear of not finding a suitable match for the girl child and the hesitation to bend before the perspectives in laws were some of the major reason। और इसके पीछे कारण भी कुछ इस तरीके के रहे हैं कि जैसे कि अगर लड़की है तो उसके लिए जो है दहेज, डाउरी वगैरह की बड़ी मात्रा में जो है व्यवस्था करना पड़ेगा। सम्मान के लिए जो है, सम्मान को बचाने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते थे, ऑनर किलिंग टाइप की जो है सिचुएशंस थी उस टाइम। और कुछ लोग ये थे कि जो लॉज होंगे आने वाले टाइम में, जो सास ससुर होंगे उसके सामने हमें अपनी लड़की को लेके झुकना पड़ेगा। ये सारी जो है जो दकियानूसी विचार थे, इन्हीं के चलते जो है इंडिया में जो है फीमेल इन्फेंटिसाइड जो है उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में की गई। देयरफॉर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ द फीमेल इन्फेंट्स वेर बीइंग किल्ड आइदर बाय फीडिंग देम विद ओपियम और बाय स्ट्रैंगुलेटिंग और बाय पर्पस नेग्लेक्टिंग देम। और जब बच्चियां पैदा होती थीं और उसके बाद जब समझ लिया जाता था कि बायोलॉजिकली क्या है, फीमेल है या मेल है, तो उसके बाद उन्हें या तो ओपीएम की मात्रा ज़्यादा खिला के जो है उनकी हत्या कर दी जाती थी या उनके गर्दन घोट दिए जाते थे। स्ट्रैंगुलेटिंग का मतलब होता है गर्दन घोट के किसी की हत्या करना। और पर्पसली नेग्लेक्टिंग देम, या उन्हें क्या कर दिया जाता था, राज्य से निकाल दिया जाता था या निगलेक्ट कर दिया जाता था। सम लॉज वेयर इनेक्टेड अगेंस्ट द प्रैक्टिस इन 1795, 1802 एंड 1804। कुछ छोटे मोटे कानून भी बने जो बहुत अनइफेक्टिव थे। 1795 में कानून बना, 1802 में बना, 1804 में बना और 1870 में बना। However, the practice could not be completely eradicated only through legal measures। तो ये सिर्फ खाली जो लीगल मेजर्स थे, जो वैधानिक जो कदम उठाए गए, सिर्फ खाली उन्हीं के माध्यम से इसकी जो है सफाई पूरी तरीके से नहीं पाई। ग्रेजुअली द इविल प्रैक्टिस केम टू बी डन अवे थ्रू एजुकेशन एंड पब्लिक ओपिनियन। और जैसे जैसे लोगों का दृष्टिकोण, अप्रोच वगैरह चेंज हुआ, शिक्षा का प्रसार हुआ, वर्तमान में जो है बेहतर स्थिति में आ गया है फीमेल इन्फेंटिसाइड। लेकिन अभी भी ये 300 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अभी वर्तमान में भी जो है ये बहुत अच्छी दशा में नहीं है। इसी को लेके जो है करंट टाइम में जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और बच्चियों को लेके जो है एजुकेशन और उनको लेके जो इंश्योरेंस वगैरह की पॉलिसी है, तो इससे कहीं ना कहीं अब लोग जो है प्रमोट हो रहे हैं। लोगों में इस चीज़ को लेके जो है एजुकेशन और अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक दंपत्ति को देखा जाए तो उसकी जो मदद जो बच्चियां कर सकती हैं बच्चे नहीं कर पाते हैं। ये एकदम यूनिवर्सल फैक्ट है। इस चीज़ को सभी को कंसीडर भी करना चाहिए और जिससे जो है ये जो ईविल प्रैक्टिसेस हैं ये दूर हो सकती हैं। तो आगे देखते हैं हम लोग विडो रीमैरिज देखते हैं। तो विडो रीमैरिज का मतलब है विधवा पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह, इससे मतलब यही है कि देयर आर मैनी हिस्टोरिकल एविडेंस टू सजेस्ट दैट विडो रीमैरिज एंजॉय सोशल सैंक्शंस ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड इन टाइम। प्राचीन इतिहास से ही अगर आप भारत में देखेंगे तो एक बार जैसे
कोई महिला का पति डेथ हो गई है, वो ऑफ हो गया, तो उसको जो है वो सामाजिक जो प्रिविलेजेस होते हैं जो एक आम लड़की को मिलते हैं वो उसे मिलने बंद हो जाते हैं। इन कोर्स ऑफ टाइम द प्रैक्टिस सीज टू प्रिवेल इंक्रीजिंग द नंबर, और वक्त के साथ क्या हुआ कि इसके नंबरों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भी हो गई। लाखों की संख्या में 19वीं शताब्दी में भारत में विडोज वगैरह थी। देयरफॉर इट बिकेम्स इनकम्बेंट ऑन द पार्ट ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स टू मेक सिंसियर एफर्ट्स टू पॉपुलराइज विडो रिमैरिज बाय राइटिंग इन न्यूज़पेपर्स एंड कंटेम्प्रेरी जर्नल्स। और फिर जो है जो सोशल रिफॉर्मर्स वगैरह थे, ह्यूमनिस्ट अप्रोच वाले थे या अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने जो है न्यूज़पेपर जर्नल के माध्यम से लोगों को अवेयर किया कि वो रीमैरिजेस वगैरह कर सकते हैं, विडो रीमैरिजेस वगैरह कर सकते हैं, जिनसे उनकी दशा में सुधार आए, और उनको लेके एजुकेशन वगैरह को प्रमोशन भी किया गया। प्रोमिनेंट अमंग दीज रिफॉर्मर्स वेयर, और इनमें से जो बड़े सामाजिक सुधारक वगैरह थे, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, शारदा वगैरह जो थे, और एक बैराम जी मालाबारी करके भी हैं, उन्होंने भी जो है इसमें काफ़ी काम किया है। They carried out large-scale campaigns in this regard, mainly through books, pamphlets and petitions with scores of signatures। और उन्होंने जो है इस कलंक को या स्टिग्मा को दूर करने के लिए जो है किताबों, पम्पलेट्स, पिटिशंस वगैरह का जो है बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार किया। इन जुलाई 1856 में जेपी ग्रांट, ए मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल, फाइनली टेबल्ड ए बिल इन सपोर्ट ऑफ द विडो रीमैरिज। और 1856 में विडो रीमैरिज के लिए जो जेपी ग्रांट थे, जो गवर्नर जनरल काउंसिल के एक मेंबर थे, उन्होंने एक बिल को जो है सपोर्ट किया जिसे विडो मैरिज बिल के नाम से जाना जाता है, विच वॉज पास्ड ऑन 13 जुलाई 1856। और इसी बिल को जो है 13 जुलाई 1856 को पास किया गया, केम टू बी कॉल्ड द विडो रीमैरिज एक्ट 1856। और इसी को जो है विधवा पुनर्विवाह बिल या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए जो सबसे ज़्यादा मेहनत की थी वो की थी ईश्वर चंद विद्यासागर ने, जिसको बाद में जो गवर्नर जनरल काउंसिल के जो मेंबर थे जेपी ग्रांट, उन्होंने इसको काफ़ी अच्छे से जो है प्रोपेगेट करके एक्ट एज अ एक्ट लोगों के सामने रख दिया। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह की जो प्रथा है अभी वर्तमान में भी जो है विकराल रूप में ही है। द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज वॉज अनदर सोशल स्टिग्मा फॉर द वुमेन। और भारतीय समाज में महिलाओं के लिए खास करके 19th सेंचुरी में जो बाल विवाह है वो एक बड़ी बुरी स्थिति में थे। इन नवंबर 1870 नवंबर में द इंडियन रिफॉर्मर्स एसोसिएशन वॉज स्टार्टेड विद द एफर्ट्स ऑफ केशव चंद्र सेन, जनरल कॉल्ड महापाप बाल विवाह। तो जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने जो है एक जर्नल प्रकाशित किया जिसके अंदर क्या था, महापाप बाल विवाह, यानी कि चाइल्ड मैरिज द कार्डिनल सिन, सबसे बड़े जो पापों की श्रेणी में आता है वो है बाल विवाह। वॉज ऑल्सो लॉन्च विद द एफर्ट ऑफ BM मालाबारी। तो बैराम जी मालाबारी जो थे उनके अगुवाई में भी इसे जो है लॉन्च किया गया। इन 1846 में द मिनिमम मैरिजेबल एज फॉर अ गर्ल वॉज ओनली 10 ईयर्स। 1846 में महिलाओं के लिए जो सिर्फ शादी करने की एक उम्र थी वो कितनी थी टोटल, वो थी 10 साल। इन 1891 में थ्रू द इनैक्टमेंट ऑफ द एज ऑफ कंसेंट एक्ट, और 1801 में एक बनाया गया द एज ऑफ कंसेंट एक्ट बनाया गया। कंसेंट एक्ट का मतलब क्या है, यानी कि लड़की से पहले उसकी मर्जी पूछी जाए। दिस वॉज रेज 12 ईयर्स। और इस कानून के तहत जो है लड़की की विवाह की जो उम्र तय की गई वो 12 साल की थी। इन 1930 में थ्रू द शारदा एक्ट, शारदा जो अधिनियम था, द मिनिमम एज वाज रेज टू 14 ईयर्स। और फिर उसी के बाद जो है 14 साल की उम्र जो है तय कर दी। आफ्टर इंडिपेंडेंस द लिमिट वाज रेज टू 18 ईयर्स इन 1978। और देश आज़ाद होने के बाद 1947 के बाद जो है 1978 में 1978 में 18 साल की उम्र कर दी गई है बच्चों की उम्र वो शादी करने के लिए। अब पर्दा सिस्टम, ये पर्दा प्रणाली के बारे में देख लेते हैं। तो द पर्दा सिस्टम जो था, सिमिलरली वॉइसेस वेयर रेज अगेन द प्रैक्टिस ऑफ पर्दा ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो पर्दा प्रथा के लिए भी 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो है काफ़ी आवाज़ें उठी। द कंडीशंस ऑफ वुमेन अमंग द पीजेंट्री वॉज रिलेटिवली बेटर इन रिस्पेक्ट। देखिए, पर्दा प्रथा के मामले में एक पॉजिटिव एंगल ये देखने को मिलता है कि जो महिलाएं पीजेंट्री यानी कि खेतिहर या खेत में काम करने वाली थी, उनको जो है इस स्टिग्मा से काफ़ी राहत थी। पर्दा वाज नॉट सो मच प्रिवेलेंट इन सदर्न इंडिया।
दक्षिण भारत में पर्दा प्रथा का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था, उत्तर और नॉर्थ वेस्टर्न जो भारत था वहाँ पे इसका ज़्यादा प्रचार था। थ्रू द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द नेशनल फ्रीडम वॉज मूवमेंट द सिस्टम डिसअपियर्ड विदाउट एनी स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव मेजर टेकन अगेंस्ट इट। और इसके लिए जो है कोई कानून वगैरह की बहुत स्पेसिफिकली ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब वुमेन्स पार्टिसिपेशन वगैरह जो है क्विट इंडिया मूवमेंट, CDM जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, और NCM है, नेशनल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वगैरह, जब उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया तो ये स्टिग्मा जो है अपने आप खत्म हो गया। स्ट्रगल अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड रिलेटेड लेजिस्लेशन, तो जो जाति व्यवस्था थी उससे रिलेटेड जो लोगों को संघर्ष रहा है उसको हम लोग इस हेडिंग में देखेंगे। तो नेक्स्ट टू द इशू ऑफ वुमेन इमेंसिपेशन, महिलाओं के उद्धार के बाद जो है द कास्ट सिस्टम बिकेम द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ऑफ सोशल रिफॉर्म। जाति व्यवस्था जो थी उसको लेके जो सुधार वगैरह किए गए हैं ये दूसरा सबसे अहम मुद्दा है। इनफैक्ट द सिस्टम ऑफ कास्ट हैड बिकम द बेन ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं ये क्या हो गया कि भारतीय समाज का जो है एक तरीके का श्राप था जाति व्यवस्था। द कास्ट सिस्टम वॉज प्राइमरली बेस्ड ऑन द फोरफोल्ड डिवीजन, और जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास, यानी कि मनु आधारित जो सामाजिक व्यवस्था थी उसी के आधार पे जो है जो जाति व्यवस्था उसकी भयावहता को समझा जा सकता है। ऑन अकाउंट ऑफ देयर डिग्रेडेशंस, और जो अकाउंट ऑफ देयर डिग्रेडेशन था इन देयर सोशल स्टेटस, द शूद्रास वे आर सब्जेक्ट टू ऑल काइंड ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो जो शूद्रास थे जिन्हें अछूत माना जाता था, समाज का जो है सबसे लोअर कास्ट माना जाता था, उन्हें जो है कहीं ना कहीं उनका स्टेटस एकदम सरातल में था। इन द बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी द कास्ट ऑफ इंडिया हैड बीन स्प्लिट इनटू इनन्यूमरेबल सब कास्टेज ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। और जन्म के आधार पे जो है 19वीं शताब्दी के बाद जो जात सिस्टम थी वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब कि अनकाउंटेबल एक कह सकते हैं या इनन्यूमरेबल कह सकते हैं, जिन्हें गिना नहीं जा सकता, उतनी संख्या में ये बढ़ गए और समाज जो है उतने हिस्सों में बढ़ गया। इन अ मेन टाइम ए सोशल कॉन्शियसनेस ऑल्सो ड्रॉन अमंग द इंडियंस। और इसी के चलते जो है भारतीय कुछ जो विचारक चिंतक थे, ह्यूमनिस्ट थे, उनके मन में एक बात आई कि इसको जो है अब ख़त्म किया जाए। अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी बिकेम ए मेजर इशू, एक बड़ा मुद्दा बन गया था कि छुआछूत को ख़त्म किया जाए। ऑफ द 19th सेंचुरी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन द कंट्री, और जो सामाजिक और धार्मिक जो सुधार हुए उनका एक बड़ा मुद्दा था अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना। महात्मा गांधी मेड द रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी ए पार्ट। महात्मा गांधी ने तो इसे अपने जीवन के संघर्षों में सबसे बड़ा संघर्ष का नाम दिया कि इसे जो है सबसे ज़्यादा ख़त्म किया जाना चाहिए, और कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम इसके लिए उन्होंने तैयार किए। ब्रॉट आउट अ पेपर, उन्होंने एक जो है जनरल या पुस्तक वगैरह की शुरुआत की, पेपर्स पत्र लिखने शुरू किए। द हरिजन एंड ऑल्सो ऑर्गेनाइज द हरिजन सेवक संघ, और उन्होंने एक संगठन की स्थापना की जिसे हरिजन सेवक संघ कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो कि खुद महार जाति से जो शेड्यूल कास्ट होती है उससे वो संबंधित थे। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ डाउनट्रोडन, और इसी काम के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है इसी में लगा दिए। ज्योतिबा राव फूले, जिन्होंने दलित शब्द का जो है क्वाइंट किया, मराठी शब्द है ये, और उनकी जो पत्नी थी उन्होंने जो है शिक्षा के लिए खास करके दलित महिलाओं, बच्चों और लोगों के लिए उन्होंने शिक्षा में बड़ा जो है काम किया। ही फॉर्म्ड बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो है बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की जुलाई 1924 में फॉर दिस पर्पस, और इस कार्य के लिए जो है। लेटर ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज द अखिल भारतीय दलित वर्ग सभा, और उन्होंने जो है अखिल भारतीय दलित वर्ग सभा की स्थापना की, जिसके माध्यम से जो जाति भेदभाव का सामना किया जा सके। ज्योतिबा राव फुले इन वेस्टर्न इंडिया एंड श्री नारायण गुरु इन केरला रिस्पेक्टिवली एस्टैब्लिश द सत्य शोधक समाज एंड द श्री नारायण धर्म पार्थिपालना योगम। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि जो ज्योतिबा राव फुले थे उन्होंने जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना की, या सत्य साधक समाज की स्थापना की, इधर महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में। और जो श्री नारायण गुरु थे उन्होंने श्री नारायण धर्म प्रतिपालना योगम की जो स्थापना की केरल में, जो कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के लिए काम करते थे, और उसमें जो है उन्होंने काफ़ी जो है बड़ा काम किया, जो कि एक मील का पत्थर साबित हुआ। इन दी मद्रास प्रेसिडेंसी ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी विटनेस द राइज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ऑफ पेरियार ईवीआर। ठीक है, तो पेरियार ईवीआर जो थे, ईवी रामास्वामी जो थे,
ठीक है। उन्होंने क्या किया कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है, यानी कि स्वयं के सम्मान नाम के जो है एक मूवमेंट, जो आंदोलन है, उसकी शुरुआत की। इन ऑर्डर टू एरिडिकेट द एविल प्रैक्टिसेस मैनी अदर इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स वेयर आल्सो मेड। और इसी के चलते जो है उन्होंने जाति पद संबंधित जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे और जो संस्थानिक एफर्ट्स थे उन्होंने दोनों किए। दीज मूवमेंट्स वेयर डायरेक्टेड मेनली इन रिमूविंग द डिसेबिलिटीज सफर्ड बाय हरिजन। और इसी के चलते जो हरिजन को जो समस्याओं का सामना करना पड़ता था, ड्राउनिंग ऑफ वाटर फ्रॉम पब्लिक वेल्स, गेटिंग एंट्री इनटू टेम्पल्स एंड एडमिशन इनटू स्कूल्स। और उन्होंने जो 3 जो सबसे अहम मुद्दे थे उनका जो है खरा विरोध किया, जैसे कि जो पब्लिक वेल्स होते थे, कुएं वगैरह होते थे, उनसे पानी वगैरह नहीं लेने दिया जाता था, मंदिरों में एंट्री नहीं करने दी जाती थी, प्रवेश जो वर्जित किया गया था उसका उन्होंने मुखर विरोध किया। और बच्चों को जो है स्कूल में जो है एडमिशन्स वगैरह नहीं लिए लेने जाते थे, इसका भी उन्होंने विरोध किया। तो आई होप कि आपको जो है ये सोशल जो रिफॉर्म्स वगैरह रहे, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स रहे, ये समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग और आने वाले वीडियोज़ में और अच्छे से जो है एनालिसिस करेंगे। तो हमारा जो ये चैप्टर है, ये लेक्चर है, अब ये यहीं पे ख़त्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा।